स्टार्ट कर देते हैं। कल 16 ग्रुप हमने स्टार्ट नहीं किया था ना, या कर लिया था? बताना मुझे 16 ग्रुप का आइडिया किसी को कहां तक हुआ था कल? ये 15 ही खत्म हुआ था, 16 शुरू भी नहीं हुआ था कि हो गया था? ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इसका। 16 है किसी को आइडिया कुछ? 16 स्टार्ट हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा हो गया था। कहां तक पहुंचे थे हम 16 में? ये हो गया था ये पूरी टेबल? हाँ शायद ये टेबल तो हो गई थी। ये एनामेलस प्रॉपर्टीज, ये वाली टेबल भी हो गई थी शायद। ये वाली टेबल का बताना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, H2O, H2S। बताना यस नो। हाँ ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि जो आपका 16 ग्रुप है, इसमें लॉजिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो लॉजिकल क्वेश्चंस में से हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें से रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर कोई प्रेफरेंस देते हैं ज्यादातर। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ये -2 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कहीं पे +1 और +2 भी करता है। लेकिन बाकी जो 16 ग्रुप के मेंबर होते हैं ये +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे और -2 भी कर लेते हैं। हाँ ये हो गया था मेरे ख्याल से कि ये टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता है, ये भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, और ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगा। तो इनका रीजन जो था वो था इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये ध्यान रखना है, वर्ड आता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है टॉप टू बॉटम। अब इसके बाद है एनामेलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है जो वो औरों के कंपैरिजन में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसका रीजन क्या है? देखो सबका एक ही रीजन होता है, जो छोटे मेंबर होते हैं वो एनामेलस बिहेवियर शो करते हैं। रीजन एक ही है सबका, सब स्मॉल साइज होते हैं। जो भी घर में छोटा होगा उसको बहुत ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तीसरा इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी भी हाई होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। और सबसे जो मेन है इसमें फोर्थ वाला, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, तो ये पहले भी था, नाइट्रोजन में भी था और इसमें भी यही है, अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो एनामेलस बिहेवियर शो करता है अदर मेंबर्स के लिए एज कंपेयर टू अदर मेंबर्स ऑफ 16 ग्रुप, बिकॉज ऑफ दीज 4 रीजंस। अब इसके बाद ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनाता है, तो इसमें कई सारे जो एक्सेप्शनल केस आएंगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड के आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और अब इसमें आता है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के साथ अगर रिएक्टिविटी होगी तो ये बना देता है H2O, H2S, H2SC एंड H2T। ठीक, तो मैंने आपको इसमें बता दिया था कि जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली साइज पे डिपेंड करता है। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। जैसे मैंने कहा H2S, H2SC और H2TE।
तो इसमें सीधी सी बात है, तो आंख बंद करके भी कोई कर देगा, क्योंकि टी का साइज बड़ा होता है, फिर एस सी का, फिर एस का। तो ये ऑर्डर फिक्स है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के लिए साइज पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा साइज होगा या जितना मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उतना मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इसमें कौन सा फोर्स लगता है? वीक वैंडरवॉल फोर्स लगता है, तो उसका वैंडरवॉल फोर्स और अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाता है। लेकिन H2O, ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट कर सकता है। तो H2O सबसे लास्ट में होना चाहिए था, लेकिन H2O क्या करता है, इससे इस सीक्वेंस को चेंज कर देता है। जहां तक मैंने कहा मेल्टिंग पॉइंट की बात है, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे नंबर 1 पे कौन चला जाएगा? वाटर चला जाएगा। तो वाटर है जो वो नंबर 1 पे चला जाएगा, जाना चाहिए था उससे लास्ट में, और आ जाता है फर्स्ट वन। ठीक है, इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो इसमें तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों में क्या है, ये नंबर 1 पे ही पहुंच गया। S2S, S2SC, S2T, और यहाँ पे नंबर 1 पे S2O आ गया। चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, बाकी का कोई सीक्वेंस चेंज नहीं होता। लेकिन वो कहेगा कि वाटर ये नंबर 1 पे क्यों आ गया? तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए बाकी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। देखो बाकी में तो सिंपल सा साइज बढ़ेगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बस एक चीज को ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो वाटर है वो नंबर 1 पे पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा जो डिस्टेंस होता है एच और ई के बीच का डिस्टेंस, वो तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, ये भी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ेगा तो जो डिस्टेंस है या बॉन्ड लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इसमें आता है बॉन्ड एंगल। तो ध्यान रखना, जो बॉन्ड एंगल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो जो पहला प्रेफरेंस देते हैं लोग बॉन्ड एंगल के केस में, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देते हैं। ध्यान रखना, अगर वो कहता है कि H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है, तो रीजन क्या है? तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की। ठीक है, तो जो पहला प्रेफरेंस ये लोग देते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन ही। सेकंड, अगर ये रीजन भी दिया है, सेकंड एक और रीजन हो सकता है कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लेकिन ये सेकेंडरी है। ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं दिया होगा तब इसको प्रेफरेंस देना है। पहले प्रेफरेंस वो कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कैसे होगा? जैसे मैंने कहा वाटर है तो ऑक्सीजन का छोटा साइज होता है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन होगा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा वो ज्यादा हो जाता है। ये दोनों आपस में रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है। लेकिन जैसे ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होगा, तो स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है? बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये तब माना जाएगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन ना हो तो। ठीक है, अब देखो एक चीज में पी ब्लॉक में कई आंसर्स होते हैं, लेकिन जो बोर्ड किस चीज को प्रेफरेंस देता है ये आपको यहीं से ध्यान देना होगा, क्योंकि आंसर ये वाला भी सही है, स्मॉल साइज है। बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है ज्यादा, वो भी सही आंसर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सही आंसर है, तो तीनों ऑप्शन में दिए होंगे आपको। तो आप सबसे पहले ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे? तो इसको प्रेफरेंस देना पड़ेगा आपको सबसे पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फिर सेकंड प्रेफरेंस देना पड़ेगा ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन, कि जो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा वो ज्यादा हो जाता है, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है वाटर का। बाकी और कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, इसमें भी सेम है। ठीक है, और ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, तो हमें पता ही है कि जो टॉप टू बॉटम होगा इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द बॉन्ड, तो छोटा साइज होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए टॉप टू बॉटम क्या करेगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसमें भी कोई एक्सेप्शनल केस नहीं होता। ठीक है, तो मेन उसको ध्यान रखना, जो एक्सेप्शनल केस होगा वो याद करना पड़ेगा आपको। जो जनरल ट्रेंड है वो तो सबके साथ सेम चलेगा। ठीक है, तो ये आपका ये
जो है फिगर पूरा हो चुका है। इसमें जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, यानी जल्दी कौन डिसोसिएट होगा, सीधी सी बात है कि जो बड़ा साइज है, जो बड़ा साइज होगा वो जल्दी डिसोसिएट होगा, और जो छोटा साइज है वो बाद में डिसोसिएट होगा। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन एसिडिक स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, इसे कहते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा या बॉन्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है के ए की वैल्यू होती है। डिसोसिएशन कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगा, और पी के ए इसका अपोजिट होता है, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो कई बार वो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता है और वो कहेगा पी के ए वैल्यू बताओ। तो जो पी के ए वैल्यू होती है वो एसिडिक स्ट्रेंथ की अपोजिट हो जाती है। ठीक है, और कुछ नहीं है, अपने एसिडिक स्ट्रेंथ निकालो, उसका रिवर्स कर दो, वो पी के हो जाएगा बस। लेकिन वो क्या करेगा, पी के ए दे देगा आपको। तो पी का मतलब रिवर्स में है यहाँ पे। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब नेक्स्ट इसमें आता है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी होगा तो क्या होगा, तो ऑक्सीजन के साथ एक है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सॉरी ये करेगा या तो +2 +4, ठीक है, या +6 करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये +4 करता है, चलो +4 और 6 कर लेते हैं, तो क्या होगा, E का +4, ऑक्सीजन आपको पता है -2 होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आओ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कंपाउंड बनता है EO2 टाइप। और अगर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो E को कर दो +6, ऑक्सीजन तो आपको पता है -2 होती है, तो 2 1 जा 2 3, जैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा EO3। 2 टाइप के ऑक्साइड बनाएगा ये। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन आता है ऑक्साइड के टर्म्स में, वो एक ही क्वेश्चन इसने रिपीट करता है कई बार, वो है आपका एसिडिक स्ट्रेंथ के बेस पे। एसिडिक स्ट्रेंथ, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने यहीं पे आपको ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का होगा नहीं, ऑक्सीजन के अलावा जैसे मैंने कहा SO2 ले लिया, SeO2 ले लिया, ओल्ड स्टाइल से टेपो। ठीक है, ये होगी आपके पास। तो अब वो कहेगा इसमें से कि किसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो जब देखो ऑक्सीजन के टर्म्स में है तो आपको, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सबकी सेम है, तो आपको क्या देखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये इस टर्म्स में चला जाएगा, चाहे ये 2 हो चाहे वो 3 हो, चाहे 3 के टर्म्स में दे दिया उसने या 2 के टर्म्स में दे दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी उसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, अगर वो ऑक्साइड के टर्म्स में है तो। ठीक है, और एक और क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है आपका, बोर्ड में पूछा हुआ है, वो कहता है कि जो SO2 होता है ये ज्यादातर रिड्यूसिंग एजेंट को फॉलो करता है। वैसे दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी और रिड्यूसिंग एजेंट भी, यानी ये एम्फोटेरिक को प्रिफर करता है, एम्फोटेरिक को। लेकिन जो TeO2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है, क्यों, वाई? ये क्वेश्चन बोर्ड का पूछा हुआ इसमें। ठीक है, अगर आपको किसी को ध्यान हो या याद हो, इसको लिख लो। ये है SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख सकता है, और या फिर लिखता है एम्फोटेरिक नेचर। ठीक है, किसी में 2-3 क्वेश्चन इसके ऐसे पूछे, किसी में लिखा है उसने एम्फोटेरिक रिएक्टर, किसी में लिखता है रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि वो कहता है जो TE दोनों एक ही ग्रुप के हैं, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, या एम्फोटेरिक का काम कर रहा है, क्यों, वाई? तो इसका आंसर किसी को पता है? पता है तो वाई लिख दो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एन। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे। ओके अंबिका, वेरी गुड। और इसके अलावा देखो क्वेश्चन ये है, SO2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ओके सुमित। और जो TeO2 होता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, वाई? ओके, तो आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं। देखो इसमें होता क्या है कि अगर वो पूछता है कि SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट का खेल बहुत ज्यादा है। SO2 होता है जो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। तो ये अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो 16 ग्रुप होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4 -2 हो सकता है। तो ये इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। इसीलिए ये एम्पोटेरिक नेचर को शो करता है, एम्पोटेरिक नेचर को, एम्पोटेरिक नेचर को। और अगर वो कहता है कि रिड्यूसिंग एजेंट का ही काम करता है, क्यों? क्योंकि S+4 होता है तो ये S6 में जाना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, जो यहाँ पे सल्फर होता है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +6 में जाना ये प्रीफर करता है, यानी ये खुद का ऑक्सीडेशन होना ज्यादा प्रीफर करता है। कौन? सल्फर। इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। लेकिन वो कह रहा है इसी का एक मेंबर है आपके पास, यहाँ पे देखो एम्पोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। तो इसमें क्या होगा, जो सल्फर है वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है 6 तक और कम भी कर सकता है 2 तक। इसीलिए दोनों एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, लेकिन वो कहता है ज्यादातर जो इसकी टेंडेंसी होती है वो कौन सी होती है? रिड्यूसिंग एजेंट की टेंडेंसी इसकी ज्यादा होती है। हाँ तो यही क्वेश्चन था कि जो SO2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ज्यादा प्रिफर क्यों करता है? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करेगा बट ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। तो जो सल्फर की टेंडेंसी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो +4 से क्या करेगा, +6 में जाना ज्यादा पसंद करता है। यानी खुद का ऑक्सीडेशन जो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है वो +6 की इसकी ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए जो सल्फर होता है वो +6 में ज्यादा जाना पसंद करता है, इसीलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है ज्यादा जगह पे। जैसे ब्लीचिंग एक्शन में भी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, क्योंकि ये प्रिफर करेगा रिड्यूसिंग एजेंट को, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ये प्रिफर नहीं करता। ये मजबूरी में कर देगा लेकिन प्रिफर करता है ये इसको, ऑक्सीडेशन को, यानी रिड्यूसिंग एजेंट को। क्यों? क्योंकि अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ाने पे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी अटेंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे TeO2 के साथ ऐसा क्यों होता है? TO2 में TO2 का +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये +6 में जाना पसंद नहीं करता, ये +2 में आना पसंद करता है, या -2 में। -2 तो होता नहीं है इसका भी। ये +2 में आना क्यों पसंद करेगा? क्योंकि आपको पता है कि +6 क्यों नहीं कर सकता? इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ये +6 में नहीं जा सकता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनर्ट कर देता है। कौन? न्यूक्लियस, उसे कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो उसकी वजह से +6 को अटेन नहीं कर पाता, तो ये कर ही नहीं पाएगा। ध्यान रखना, ये रिड्यूसिंग एजेंट हो ही नहीं पाता, कर ही नहीं सकता, ये बहुत रेयर चांस होगा। लेकिन ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को तुरंत कर लेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसका खुद का रिडक्शन होगा, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज कर सकता है इजिली। ठीक है, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए जो TeO2 होता है ये क्या करता है, जल्दी से क्या बना देता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर देता है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट को ये अपना डिक्रीज कर सकता है इजिली। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ ले जाते हैं आपसे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे जवाब दोगे उसका ध्यान रखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये एक हिसाब से जैसे स्टोरी होती है, स्टोरी है। अब इसमें कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो आपको वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन। हेलोजन के साथ क्या रिएक्टिविटी होगी? तो रिएक्टिविटी में आपको पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो फ्लोरीन की ज्यादा, ClBr(I). ठीक है, तो जो हेलोजन होगा, हेलोजन में कौन कौन से कंपाउंड बना सकता है? 6 भी बन सकता है, 4 भी बन सकता है। 6 का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गई, 4 हो गया, 2 हो गया, तो इस तरीके के कंपाउंड बना सकता है। और जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो फ्लोरीन का ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, और फिर आयोडीन का। आयोडीन का बड़ा साइज होता है, जल्दी टूट जाएगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए भी थे कि जो SF6 होता है ये क्या है, इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकता फर्दर, इसको जल्दी से हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये असर्शन रीजन में भी क्वेश्चन आया था कि SF6 होता है जो, ये रिएक्शन ही नहीं करता किसी के साथ, ये इनर्ट हो जाता है। जबकि सल्फर के पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से तो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन
इसका हाइड्रोलाइज करेंगे या वाटर मिक्स करेंगे तो वाटर के साथ डिजोल्व ही नहीं होगा। क्यों पता है किसी को? तो यस लिख दो। SF6 इसका फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो आपसे, बस बीच बीच से जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहीं से उठा उठा के वो क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा ये तो सारे क्वेश्चन इसके अंदर के ही हैं, लेकिन लॉजिक थोड़ा सा अलग दे देता है, क्वेश्चन को घुमा के अलग दे देता है। तो बताओ मुझे, किसी को पता है आंसर? SF4 कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर, वाई? वाई और एन लिख दो, बस आ गया आपको तो वाई लिख दो, नहीं आया तो एन लिख दो। ओके सुमित, और इसके अलावा अंबिका यामिनी, चलो मैं बता देता हूँ इसका आंसर आपको। ठीक है, इसका आंसर क्या होता है, अभी मैं आपको इसके बाद आप शीट भेजता हूँ, मैंने एक बार पहले भी शीट भेजी थी शायद, इसमें उसी को हम रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो SF6 होता है इसमें जो S है इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है? इसका स्ट्रक्चर बनता है ऑक्टाहेड्रल। तो ये जो चारों के चारों 6 के 6 जो फ्लोरीन होते हैं बॉडी गार्ड का काम करते हैं। 6 फ्लोरीन इसको क्या करते हैं? स्टेरिकली हिंडर्ड कर देते हैं, स्टेरिकली इनर्ट कर देते हैं। स्टेरिकल मतलब स्पेस के बेस पे। अब जो इसका स्पेस है वो देखो चारों तरफ से बॉडी गार्ड इसके लग गए। अब वाटर है, वाटर के पास लोन पेयर है, अब ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, और सल्फर के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन जो बॉडी गार्ड है इसके फ्लोरीन, ये इसको अंदर ही नहीं आने देते, यानी इसको स्टेरिकली क्या करते हैं, पूरा का पूरा कवर अप कर देते हैं चारों तरफ से। तो ये स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है, रुक जाता है, यहां से कोई भी ग्रुप इस पे अटैक नहीं कर पाता, जबकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होने के बाद भी ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता। ठीक है, क्यों? स्ट्रक्चर की वजह से। जो स्ट्रक्चर होता है इसका ऑक्टाहेड्रल होता है, छोटा साइज है, सल्फर का साइज एक तो छोटा हो गया, स्मॉल साइज हो गया, दूसरा स्टेरिकली पूरा कवर्ड अप हो गया, किससे? फ्लोरीन से, तो स्टेरिकली हिंडर्ड हो जाता है। इसीलिए इसने क्या लिखा है देखो, SF6 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। ये स्टेबल है, एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा स्टेबल होता है ये स्टेरिक रीजन की वजह से। जो स्टेरिक मतलब स्पेस में जो इसके बॉडी गार्ड हो चारों तरफ से इस तरीके से लग जाते हैं कि इस पे कोई भी अटैक नहीं कर पाता, प्रोटेक्ट हो जाता है। और फ्लोरीन के पास तो डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसलिए फ्लोरीन तो पैक है पहले से ही, तो इसीलिए ये कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि ये तो नहीं करता, लेकिन SF4 तुरंत कर लेगा। SF4 क्या है? तुरंत हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा SF4 का, जबकि दोनों में सल्फर है। तो SF4 का कैसा स्ट्रक्चर होता है? ये देखो, ये होता है स्क्वायर प्लेनर, लोन पेयर इसके चारों तरफ लगते हैं। तो अब जो वाटर है, अब क्योंकि इसमें स्पेस काफी खाली होगी, अब तो फ्लोरीन तो है नहीं, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आराम से इसके अंदर यहाँ पे क्या करेगा? रिएक्शन कर जाएगा। वाटर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को जल्दी से सल्फर को डोनेट कर सकता है, और इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही, तो इसीलिए इसमें क्या होता है? इजिली रिएक्शन हो जाती है। तो SF4 इसीलिए क्या करता है? हाइड्रोलाइज हो जाता है इजिली, और SF6 नहीं होता है। तो उसका रीजन क्या है? ये स्टेरिकली रीजन है, तो इसको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसे इसमें रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो कोई भी ऐसे क्वेश्चन उठा के वो दे सकता है आपको। इसके अलावा ये भी है देखो, जो SF4 होता है वो कह रहा है ये तो गैस है, अगर आपने कहा SeF4 ये तो लिक्विड है। ठीक है, और ये TeF4 ये तो सॉलिड है, तो ऐसा क्यों हो गया? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि देखो सॉलिड लिक्विड गैस का मेन रीजन क्या है? साइज। जिसका साइज ज्यादा होगा, इसको ध्यान रखना, ये वैंडरवाल फोर्स ज्यादा लगता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा साइज होता है TE का, इसीलिए सॉलिड में हो गया। SE का क्या? मीडियम साइज होता है, इसीलिए लिक्विड हो गया। सल्फर का छोटा साइज है, इसीलिए गैस में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो ये देखो, इसमें आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर ही होता है कि आप लॉजिकली जान लो हर एक को, और ये रीजनिंग टाइप का आएगा तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये सॉलिड क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है।
फिर ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, और ये गैस क्यों है, क्योंकि सबसे कम है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगता है, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसीलिए ये स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक, तो ये आपका हो गया हैलाइड वाला। ठीक, तो ये 20 से ऐसे ही क्वेश्चन देता है जो आप कहते हो ना कि एनसीईआरटी से ही आएंगे, तो क्वेश्चन तो इसी से आते हैं, लेकिन यहीं से आपको क्या करता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, इसी से अंदर से क्वेश्चन को पूछ लेता है। ठीक, और ये स्ट्रक्चर वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, स्ट्रक्चर वगैरह भी पूछ लेता है आपसे। अब ये है क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि H2S है जो वो लेस एसिडिक होता है H2T से। तो मेन क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, बॉन्ड एंगल ये है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो HS होता है इसका बॉन्ड एंगल क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किससे, HTE से। तो किसका बड़ा साइज होता है, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो S2S की ज्यादा होगी, तो इसको तोड़ना मुश्किल होता है, इसीलिए ये लेस एसिडिक हो जाता है HTE से। सोर्स के एग्जांपल तो हमने कर ही लिए थे। देखो, राइट द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जब आप हीटिंग दोगे, हीट करोगे तो हीट के क्या होगा, हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16। हाइड्राइड का मतलब जब आपने हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर दिया, जैसे मैंने कहा H2O, H2S, H2SE, H2SE और H2TE। ठीक है, अब मैंने कहा थर्मल स्टेबिलिटी, यानी हीटिंग देंगे तो कौन जल्दी टूटेगा, तो सीधी सी बात है जिसका बड़ा साइज है वो जल्दी टूटता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी ध्यान रखना, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगी। ठीक है, यानी H2O क्या होगा, सबसे मजबूत होगा, छोटा सा साइज है, तो इसी को कह देता है थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल मतलब हीट, हीट देने के बाद भी कौन स्टेबल रहेगा, ज्यादा टूटेगा नहीं बिल्कुल भी, उसे कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसका सीधा सा लॉजिक है, देखो टॉप टू बॉटम डिक्रीज होगा, जिसका छोटा साइज है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसका बड़ा साइज है उसका फोर्स ऑफ वो जो है कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये है ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसीलिए ये टूटेगा नहीं बीच से। तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, ये फिक्स है। फिर वो H2O लिक्विड है और H2S गैस है, रीजन क्या है, देखो H2O लिक्विड क्यों होती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, H2O लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। जैसे अभी हमने कहा था किसके केस में, FeF4 के केस में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुआ तो ये लिक्विड स्टेट में होती है, जबकि H2S में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड वर्क नहीं करता, इसीलिए ये गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, तो इसका मेन रीजन है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये आपका यहाँ तक। अब इसमें से देखो कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेश्चन में पहले इसमें से यहाँ तक जो पढ़ाया हुआ है, फिर आपको ये कंपाउंड के बारे में, तो पहले इसमें से मुझे कोई क्वेश्चन पूछ लो अगर आपको पूछना है। रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर ही आप देखो, इसमें से बुक में बहुत सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इसके। ठीक है, और वही रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर आपको पूछे जाते हैं। तो कोई डाउट किसको, यहाँ तक आगे बढ़ जाऊं मैं। तो चलो आगे बढ़ जाता हूं मैं, आपको कोई डाउट नहीं है। SF वाला बता दो। अच्छा, SF6 में क्या होता है, SF6 के क्वेश्चन को कैसे पूछता है, देखो पहला SF का क्वेश्चन क्या पूछा उसने, वो कहता है SF6 होता है, ये कैन नॉट हाइड्रोलाइज फर्दर। व्हाई हाइड्रोलाइसिस फर्दर, ये फर्दर हाइड्रोलाइज क्यों नहीं हो सकता, ये हाइड्रोलाइज क्यों नहीं करता, इसका हाइड्रोलाइज क्यों नहीं होता है। तो रीजन क्या है इसका, क्योंकि जो SF होता है इसका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल, ये स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो ये हो गया स्ट्रक्चर इसका ऑक्टाहेड्रल। अब जब ऑक्टाहेड्रल हो गया तो जो फ्लोरीन होता है ये पूरा क्या करता है, सराउंडेड कर देता है किसको, सल्फर को, कंप्लीटली सराउंडेड हो जाता है। यहाँ से देखो इसमें छोटा साइज होता है, जो सल्फर होता है इसका स्मॉल साइज होता है। तो जो स्मॉल साइज होगा सल्फर का, और ये इसको स्टेरिकली क्या करते हैं, चारों तरफ से घेर देते हैं। तो अब कोई भी ग्रुप अगर यहाँ पे वाटर है, वाटर अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, तो डोनेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है और ये है, ये इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा।
तो ये दोनों पास क्यों नहीं आ सकते हैं? बिकॉज ऑफ रिपल्सन, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन में भी नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से ये है जो ये इसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, रिपल्सन की वजह से। तो उसे हम कह देते हैं स्टेरिकली स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। स्टेरिकली मतलब आसपास, आप यहाँ पे खड़े हो, आपके चारों तरफ से बॉडीगार्ड लग गए तो कोई आपको छू नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी होता है, सल्फर को कोई छू नहीं पाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें फर्दर इसका हाइड्रोलाइज नहीं हो पाता। तो एक क्वेश्चन इसमें ये आता है। दूसरा क्वेश्चन यही आता है कि जो SF6 होता है ये एक्सेप्शनली स्टेबल होता है। भाई ये बहुत ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो उसका रीजन भी यही होता है कि इसके चारों तरफ से इसको फ्लोरीन कवर अप कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर की वजह से। तो कोई भी ग्रुप इसमें क्या है, अटैक नहीं कर पाता, इस क्योंकि स्टेरिकली हिंडर्ड हो गया। हिंडर्ड मतलब चारों तरफ से घेर दिया है इसको फ्लोरीन ने। तो कोई भी ग्रुप आएगा तो माइनस वाला आएगा, और माइनस माइनस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये अंदर कभी भी एंटर नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये अनएक्सेप्शनली स्टेबल होता है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका ये रीजन है। तो मेन आपको ध्यान क्या रखना है, स्टेरिक रीजन। स्टेरिक, स्टेरिक का मतलब होता है स्पेस में रीजन के कारण। अगर ये सल्फर होगा तो ये तो रिएक्शन कर देगा, लेकिन इसके चारों तरफ से लोग ऐसे लग गए कि वो कोई आदमी इस तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया, इनर्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका रीजन क्या आएगा, स्टेरिक। ध्यान रखना, स्टेरिक रीजन या स्टेरिक हिंड्रेंस। तो आपको अगर वन वर्ड में आता है तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस, इसको या रीजन ज्यादा प्रीफर किया हुआ, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग ऑक्सीजन पे। तो जो कंपाउंड है आपको थोड़े से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें से ये लर्निंग पोर्शन है। एक्सेप्ट वो जो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आंसर है वो हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। जैसे O2 है, अब ये देखो डाई ऑक्सीजन हो गया। मैंने आपको इसका रीजन बता दिया था, कोई भी गैस सिंगल फॉर्म में नहीं हो सकती है। तो ऑक्सीजन आप कहते हो, लेकिन ऑक्सीजन परफेक्ट वर्ड नहीं होता इसका। इसका परफेक्ट वर्ड होता है डाई ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के दो एटम आपस में कंबाइंड होते हैं। तो द परफेक्ट टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑक्सीजन इज डाई ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब सिंगल वर्ड, लेकिन जब भी आपको ऑक्सीजन लिखा होगा तो वो O2 के लिए ही आता है, वो O के लिए कभी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना। अगर ऑक्सीजन आप कहोगे तो वो O2 है, वो O नहीं है। अगर O कहना होगा उसे तो कहेगा ऑक्सीजन एटम। अगर कभी भी वो कहेगा कि सिंगल O की बात करेगा तो कहेगा ऑक्सीजन एटम। लेकिन अगर आपको कोई भी गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अगर वो सिंपल वर्ड यूज करेगा तो उसका मतलब वो डाई एटॉमिक फॉर्म में है वो, और सिंगल वर्ड के लिए उसके पीछे वो एटम जरूर लगाएगा, अदरवाइज वो सिंगल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है लैब मेथड। ये बनता कैसे है? तो बनने का जो पहला मेथड है इसका वो है ये KClO3, इसे कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट्स। क्लोरेट्स को अगर आप हीटिंग करते हो, अगर आपने केवल यही किया तो रिएक्शन स्लो चलती है बहुत। लेकिन वो कहता है कि अगर हमने इसमें कैटलिस्ट यूज कर दिया, और यहाँ पे कैटलिस्ट है MnO2, जैसे कैटलिस्ट को यूज करेंगे ये रिएक्शन फास्ट हो जाती है, और इससे बनता है KCl, और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन फास्ट कब होगी, MnO2 यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। अगर ये कैटलिस्ट आप यूज नहीं करोगे तो रिएक्शन स्लो चलती जाएगी, ठीक है। तो ये पहला है आपका लैब मेथड। सेकंड आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब हीटिंग देके, हीटिंग देके अगर डिकम्पोजिशन करोगे तो ये आपने मेटलर्जी में ही पढ़ा था। जैसे सिल्वर है, सिल्वर को अगर आप हीटिंग करते हो ऑक्सीजन ऑक्साइड को, तो ये सिल्वर आपको अलग मिलेगा, ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। ऐसे ही Hg वाला भी आपने मेटलर्जी में पढ़ा होगा। HgO को हीटिंग करेंगे तो Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी। ऐसी लेड वाला है, अगर आप लेड वाले को यूज करते हो किसी को भी, जो भी ये जनरली कौन से होते हैं, ये लीस्ट वाले होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। इसको हीटिंग करेंगे तो ये ऑक्साइड बन जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। तो ये लीस्ट वाले हैं जिनकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती है, कम होती है बहुत ज्यादा। उनको अगर हम सिंपल हीट करेंगे तो भी हमें ऑक्सीजन अलग अलग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कहना है। इसके बाद लास्ट इसमें आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को क्या किया, डिकम्पोज किया हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, तो ये
कौन से कैटलिस्ट, इसमें भी MnO2 कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। तो ये बन जाता है वाटर बन जाएगा और यहाँ से भी आपको ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो 3 मेथड आपके पास ये। और अगर लार्ज स्केल में करना है तो लार्ज स्केल के लिए क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो तो ये लार्ज स्केल में मिलेगा आपको, जैसे H2O। आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिसिटी से आपको पता है कि एक जगह पे आपको मिलेगा हाइड्रोजन और दूसरी जगह पे मिलेगा आपको ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस है तो माइनस की तरफ जाएगा, यानी कैथोड में आपको मिलेगा हाइड्रोजन, और एनोड माइनस है तो जाएगा प्लस के पास, तो आपको मिलेगा एनोड पे ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कंपाउंड, तो यहाँ पे जो आपको ये मिलता है ऑक्सीजन, वो लार्ज स्केल में मिलता है। कॉमर्शियली जो मिलेगा आपको वो ये वाला मेथड है। ठीक है, और एक हमने जो इससे पहले भी डिस्कस किया था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वाला, जो नाइट्रोजन वाले में था। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से भी हम लोग ऑक्सीजन को बनाते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, जो हमने अभी नाइट्रोजन वाले में यूज किया था। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपका अभी फिनिश होता है। तो अभी टाइम खत्म हो गया है, रिज्वाइन करना आपको सेम आईडी पे, फिर से रिज्वाइन करो सेम आईडी पे, तो टाइम लगभग फिनिश हो गया। ठीक है, रिज्वाइन सेम आईडी।